डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, एएमयू। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट जो है इस वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं, जिन्होंने एएमयू की पॉलिटिकल साइंस की एमए एंट्रेंस टेस्ट अभी एक दो दिन पहले ही दिया है। तो चलिए एनालाइज करते हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को या इस चैनल को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड सोशल साइंस, खास करके पॉल साइंस के नॉलेज को शेयर करने का इन ए हैप्पी वे फॉर एग्जामिनेशन, नॉट फॉर जस्ट फॉर नॉलेज, फॉर एग्जामिनेशन। आज हम चर्चा कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस 2025 की पेपर एनालिसिस, एज यूजुअल विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए, ये यूजफुल होगा सीयूईटी, पीजी, यूजीसी नेट और हर एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि यदि आप नेट जेआरएफ जून 2025 दे रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में 26 जून को है, तो रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं क्रैश कोर्स के अंदर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सभी के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब ज्वाइन करते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लंबे से मेल आईडी को गौर से देखिए और इस पे ही कीजिएगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे मैंने भी गलती किया है, @gmail.com है, गौर कीजिएगा। जीमेल ये भी सही है ना, नॉट दिस, तो इसको हटा दीजिए। बट ये सही है, POLSC help net June 25 @gmail.com। इस मेल आईडी पे अपने नेम, टेलीग्राम आईडी भेजें, आगे आपको गाइड किया जाएगा। ये है बुक्स जो आप लोगों ने जिसको बहुत पॉपुलर बनाया है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लूज आउट कर रहे हैं। ये सब बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन बुक हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट में मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सभी जो हैं किंडल वर्जन में अवेलेबल हैं, जिसमें कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें परेशानी होती है, कोई प्रिंट नहीं करते। गेट आउट ऑफ दैट। अब जमाना प्योरली ऑनलाइन का है, आपको उसमें फ़ायदा है। आपको पता भी नहीं है कि बुक को पब्लिश करने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कोशिश की है, और कितना कॉस्ट स्केलेट होता है, और वो सब बिचौलियों के हाथों में जाता है। उन सब के लिए एक ही साधन है कि हम और आप मिल करके उसको चेन को तोड़ें और ऑनलाइन वर्जन पे चले जाएं। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है यही ऑनलाइन है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही केवल रखा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे उसके फीचर्स को। यूट्यूब में वीडियो देखिए कि किंडल को के फीचर्स को कैसे यूज़ करें। और ये सब के जो बुक के जो क्लिकेबल लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सीधा आप डालेंगे तो आप उस साइट पे अमेजन के पहुंचेंगे, और वहां से आप नॉमिनल कॉस्ट पे इसको परचेज कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू, लेकिन उसके पहले कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन इस पेपर पे। पहले तो ये पेपर बहुत ही बैलेंस्ड है, ब्यूटीफुल पेपर है। ऐसे ही पेपर पूछे जाने चाहिए। इसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन जो हैं वो लड्डू हैं, मतलब आप कोई भी पॉल साइंस का स्टूडेंट इसको जवाब दे सकता है। 10 क्वेश्चन अर्बिट हैं, डिफिकल्ट हैं। इसको देना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होगा, आपको गेस करना होगा। बीच में 70 क्वेश्चन है, 20 निकल गए। 50 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं, मॉडरेट हैं। वो भी ऐसे नहीं है कि लड्डू जैसे हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना होगा, कुछ सोचना होगा। तो लेकिन डुएबल है, बहुत डुएबल है। इसमें कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग कोई नहीं बनाएंगे। इस 50 में भी जनरली 25 to 30 ही हो सकेगा। तो 10 को यदि आप मिला दें तो 35, मतलब मुझे लगता है कि यदि कोई 45 से ऊपर यदि 70 में ले आता है तो उसके बहुत अच्छे चांस है। सब्जेक्टिव में वो कैसा लिखता है इस पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने अंत में दे दिया है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप उसको देख सकते हैं। इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलिटिकल थ्योरी हु कॉइन्ड द टर्म पावर इलीट। ये एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन उतना आसान भी नहीं। पावर इलीट जो है, सी राइट मिल, अमेरिकन थिंकर थे, उन्होंने बुक भी लिखा था द पावर इलीट। वो कहते हैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका की जो पॉलिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लास है, गवर्नमेंट कह लीजिए जो गवर्नमेंट में है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कॉरपोरेशन, ये मिल करके एक जो है आयरन ग्रिड ऑफ पावर पीपल बनाते हैं, जिसको पावर इलीट कह सकते हैं। और बीच में सारी जनता मूक दर्शक के जैसे जो है वो है। सो दे आर द पावर इलीट, पॉलिटिकल क्लास, मिलिट्री, कॉरपोरेशन। सी राइट मिल, वन ऑफ द थिंकर ऑफ इलीट थ्योरी। इलीट थ्योरी ये कहता है कि कोई भी समाज हो, कितना भी डेमोक्रेटिक हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली उसमें एक बहुत छोटा माइनॉरिटी जो इलीट्स होते हैं वही रूल करते हैं, और मासेस तो एक तरह से बाई स्टैंडर्ड होते हैं। इलीट थ्योरी यहाँ पे है कि मैच करना है डिफरेंट सेकंड क्वेश्चन में, कि थिंकर और उन्होंने जो नोशन दिया है स्टेट का, इमैनुअल कांत ने इथिकल नोशन दिया है,
कैटेगोरिकल इंपेरेटिव आप याद कर सकते हैं। थॉमस हॉब्स ने जो है वेलफेयर नोशन नहीं दे करके एब्सोल्यूट स्टेट की परिकल्पना की है, एब्सोल्यूटिज्म कह सकते हैं। जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म के लिए जाने जाते हैं। एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए जाने जाते हैं। आगे भी इन पे क्वेश्चन है। सो रॉन्ग है थॉमस हॉब्स वेलफेयर नोशन। यदि वेलफेयर नोशन ले तो हम यहाँ जॉन रॉल को ले सकते थे, टीएच ग्रीन को ले सकते थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सब लड्डू क्वेश्चन है जो आपको सबको पता है, फेडरिक टेलर। लेकिन जो थोड़ी कम पता है वो इन्होंने नहीं पूछा है। कोई पूछ देते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इटसेल्फ क्वाइन किसने किया था। क्वाइन टेलर ने नहीं किया था, उसको करने वाले लुइस ब्रांडिस थे 1910 में। 1911 में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लेकर के फेडरिक टेलर आते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है, टर्म है, ये लुइस ब्रांडिस के नाम से जाता है, मतलब उन्होंने क्वाइन किया। Which body monitors the implementation of ICCPR? यहाँ लिखा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो 1966 में अडॉप्ट हुई थी यूएन में। यूडीएचआर आपको पता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो 1948 में। अब यूएन की एक बॉडी है, यूएन ह्यूमन राइट कमिटी, जो इसको मॉनिटर करती है। ये आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि जनरल असेंबली क्यों करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल क्यों करेगी, क्रिमिनल कोर्ट क्यों करेगी, एक ही बनता है। चूंकि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है तो यूएन ह्यूमन राइट कमिटी करेगी। तो ये गेस करने लायक क्वेश्चन है, मॉडरेट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए, फेलोसिफिक कैलकुलस, फेलोसफी का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो इसको हैप्पीनेस मेजर करने का कैलकुलस आपको पता होना चाहिए, जेरेमी बेंथम ने बनवाया था, जिसको जेएस मिल ने एब्सर्डिटी करार दिया था, काट दिया था। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, अनदर एक इलीट थ्योरी के थिंकर हैं रॉबर्ट माइकल, उन्होंने एक बुक लिखा था पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें उन्होंने ये फ्रेज क्वाइन किया था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। सेम जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि कोई भी समाज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना भी डेमोक्रेटिक हो टू बिगिन विथ, बट अल्टीमेटली वो एक स्मॉल माइनॉरिटी जो कि इलीट्स होते हैं उससे रूल होने लगता है। इवन डेमोक्रेसी भी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, कार्ल मार्क्स ने कहा है, इसको समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि क्लास इन इटसेल्फ मतलब कि जैसे कोई मजदूर है तो वो एक क्लास को बिलोंग करता है, बिल्कुल नेचुरल क्लास, वो लेबर क्लास को बिलोंग करता है, लेकिन उसको क्लास कंसियसनेस नहीं है, उसको ये एहसास नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, उस क्लास की क्या समस्या है और कैसे उसका निजात पाया जाए, उसके लिए वो कुछ प्रयास नहीं करता है। इस तरह के जो क्लास होते हैं जिसमें क्लास कंसियसनेस नहीं है, वो क्लास इन इटसेल्फ है। लेकिन जब वो क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, तब वो लड़ने लगते हैं। किसान लोग एक क्लास हैं, लेकिन जब किसान मोर्चा बना लेते हैं और सरकार से लड़ते हैं, द्वंद्व करते हैं अपने हक के लिए, तो क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो रिवोल्यूशनरी तभी आती है, विंग तभी आती है समाज में, जब क्लास इन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म टू क्लास फॉर इटसेल्फ थ्रू क्लास कंसियसनेस, कार्ल मार्क्स। तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों तो सही है, इसका मतलब यही गलत है और यही सही ऑप्शन है। पावर इलीट, अभी हम लोग ने देखा कि पावर इलीट का कॉन्सेप्ट सी राइट मिल ने दिया है, मैक्स वेबर ने नहीं दिया है। तो ये आसान क्वेश्चन है जो इसी पेपर से सॉल्व किया जा सकता है यदि आपने अपने दिमाग को शांत रखा है तो। अब यहां पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल राइट। इसमें देखेंगे तो चार जो इसमें ऑप्शन है, उसमें तीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी धारा में, आर्टिकल में लिखे गए हैं। लाइक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे तो आर्टिकल 23, 24 में है निहित। राइट टू लीगल इक्वलिटी आर्टिकल 14 में है। राइट टू सेटल एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी जो है ये राइट आर्टिकल 19(1)(e) में है। 6 हमें जो है राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं आर्टिकल 19(1) में, उसमें से 5वां जो है राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक ही बचता है राइट टू वोट, यही सही आंसर है, लेकिन ये इतना कंटेंसस है कि इसको देना नहीं चाहिए था। राइट टू वोट कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी निहित है। आर्टिकल 326 कहता है कि द इलेक्शन to the House of People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage। इस बेसिस पे कई लोग कहते हैं कि आर्टिकल 26 हमें राइट टू वोट देता है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं केवल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे हो जाने से हमें राइट टू वोट नहीं मिलता, बल्कि राइट टू वोट हमें एक एक्ट से मिलता है जिसका नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, थोड़ा आपको पढ़ना भी चाहिए। इससे हमें राइट टू वोट मिलता है। यदि ये व्यू माना जाए तो ये एक लीगल राइट है
तब ये क्वेश्चन सही है। लेकिन यदि ये व्यू माना जाए कि आर्टिकल 326 के तहत दिया जाता है तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। गौर कीजिएगा, वेरी वेरी कंटेंसस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर बट इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही यूनिक एक फंक्शनरी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर या चेयरपर्सन होते हैं वो अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट ही उनको कर सकता है। ये एक स्पेसिफिक केस है। ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। सो इसका सही जवाब है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अदरवाइज देखिएगा तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट भी गवर्नर करता है, कभी भी हटा सकता है, वो तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी मुझे लगता है वो हटा सकते हैं, और लोकायुक्ता को भी मुझे लगता है शायद गवर्नर हटा सकते हैं। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात हो रही है। जब 1857 का विद्रोह हुआ, फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई, उसके बाद इंडिया की शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके जो वहाँ के राजा या रानी थे, क्राउन, उन्होंने अपने हाथ में लिया। इंग्लैंड ने डायरेक्ट शासन करना शुरू किया, और उसी समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले तो वो एक तरह से इंडिया के लिए मंत्री, वहाँ सेक्रेटरी मतलब मंत्री को कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मतलब इंडियन अफेयर का एक मंत्री नियुक्त किया गया, जो पार्लियामेंट के को अकाउंटेबल होगा, और पार्लियामेंट क्राउन को, तो इस तरीके, या पीपल को कह लीजिए, जो भी है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये लिखा गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाएगा। ये तो बस फैक्चुअल है, जानते हैं तो जानते हैं। 9 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस स्टेट। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कई जगह पूछा गया है। आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि स्टेट क्या होगा। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर है, बोथ एट सेंटर एंड स्टेट में, प्लस जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं इंक्लूडिंग द लोकल बॉडीज, वो सब गवर्नमेंट कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। तो आप समझिए, म्यूनिसिपैलिटी भी स्टेट है, गवर्नमेंट भी स्टेट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी, मतलब संसद भी गवर्नमेंट है, सॉरी स्टेट है। लेकिन यहां पे गौर कीजिए कि जुडिशियरी स्टेट का पार्ट नहीं कहा गया है। गौर कीजिए इसको, क्यों, इस पे सोचिएगा। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। ये एरिस्टोटल ने कहा था कि स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, नॉट इन टाइम, इन इसेंस। वैसे तो पहले इंडिविजुअल आते हैं, फिर कम्युनिटी, फैमिली, कम्युनिटी, और फिर उससे जो है स्टेट, लेकिन इसेंस में स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। यस, राइट। आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। ये आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, जान लीजिए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम उनके फादर के जेम्स मिल के दोस्त थे, और वो उनके टीचर भी थे बचपन के। लेकिन उन्होंने हिम्मत की अपने टीचर के व्यू के अगेंस्ट जाने की। उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को काफ़ी तरीके से चेंज किया। तो एक तरह से अपोलॉजी मांगते हुए वो कहते हैं, आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, मतलब बेंथम को मैंने डिनाई किया। So it is correct. When the shadow of evening has fallen, the owl of Minerva takes its own flight. ये बहुत ही मजेदार है, और आपको जानना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। कई लोगों को पता नहीं होगा। ओल ऑफ मिनर्वा जो है, मिनर्वा नॉलेज की देवी मानी जाती है ग्रीक मैथोलॉजी में, और ओल ऑफ मिनर्वा मतलब उसका जो सिंबल है, जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे सिंबल होते हैं ना, मूसक पे ये देव बैठे होते हैं, वो हाथी पे बैठे होते हैं, लाइक दैट। तो ओल जो है मिनर्वा के सिंबल है, और इसलिए यहाँ पे हेगल ये कहते हैं कि हमको ये विजडम कि ये चीज़ होना चाहिए था, जब कोई घटना हो जाती है, जब चीज़ें बीत जाती है, तब आती है। अभी हम लोगों को होश आ रहा है कि जो बोइंग की जो पूरी चेक होनी चाहिए थी, वो शायद पूरी तरीके से नहीं है। इस तरह के विजडम, या कई और तरह के, जब कोई चीज़ हो जाती है तब वो विजडम आती है। तो उसी को ये कहते हैं कि ऑल ऑफ मिनर्वा, हमारा जो नॉलेज है, जब दिन खत्म हो जाता है, जब हिस्ट्री अपना कोई इवेंट को ले आती है, तब हमको विजडम आता है कि ये इवेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो मतलब विजडम जो है, शुरू में ही हम किसी चीज़ को फोर्स ही जनरली हम नहीं कर पाते हैं। उस समय तो वो हो जाता है, बाद में हम उसको एनालाइज करके फोर्स ही कर पाते हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब डी तो डेफिनेटली गलत होगा। नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर, प्लेजर एंड पेन। ये एंटोनियो ग्राम्स्की ने नहीं कहा, ये बेंथम ने कहा है। ये तो आप गेस भी कर सकते हैं, और आपको ये पता भी होना चाहिए। प्लेजर और पेन, इसी दो पे जो है वो हर एक्ट को मोरल या इमोरल या इथिकल या अनइथिकल तौलते हैं, और इसी
दो से, इसको हेडोनिज्म कहते हैं। ये जो फिलॉसफी है इसको हेडोनिज्म कहते हैं, मतलब कि केवल दो सॉवरेन मास्टर है ह्यूमन का, प्लेजर एंड पेन। हर कोई प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, हैप्पीनेस, प्लेजर, हैप्पीनेस, और पेन को मिनिमाइज। और जो भी एक्शन या जो भी डिसीजन हमारा ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल नॉट केवल हमारी, जो उसको बढ़ाता है वो मोरल है, और जो पेन को रिड्यूस करता है वो मोरल है, और जो इसका उल्टा है वो इमोरल है। हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907 एंड जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। पहले तो इन तीनों को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब ह्यूमैनिटेरियन जो है कन्वेंशन कहलाते हैं, जिसके थ्रू की मतलब कुछ ह्यूमैनिटी जिंदा रहती है, नहीं तो अभी तो जो हालत है उसमें। तो इसको ये कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मतलब ये तो एकदम ऑब्वियस है, लड्डू क्वेश्चन है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये भी आसान क्वेश्चन है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मनिका गांधी केस 1978 से ऊपर आता है। इसके पहले आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ था कि किसी की भी जान स्टेट नहीं ले सकता है अनलेस एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून के अनुसार ही आपको गिरफ्तार किया सकता है, कोर्ट में दलील दी जा सकती है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, तभी आपको आपकी जान ली जा सकती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया सकता है, आपकी लिबर्टी को हनन किया जा सकता है। तो वहां तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू कहा नहीं, हम एक स्टेप और आगे जा करके उसको ठोक बजा के देखेंगे। यदि किसी की लाइफ एंड लिबर्टी की क्वेश्चन आती है तो ड्यू प्रोसेस देखेंगे। ये भी देखेंगे ना केवल कि प्रोसीजर एज एस्टैब्लिश बाय लॉ, बट प्रोसेस अपने आप में जस्टिफाइड है कि नहीं है। वो एक तरह से पॉलिसी जो जो जिसके तहत ये किया जा रहा है वो खुद ही जो है वो उसको हम लोग देखेंगे कि वो सही है या नहीं है। ये सब्सटैंटिव क्वेश्चन उठ जाता है कि ना केवल हम एक प्रोसेस को देखेंगे कि मतलब प्रोसेस एज एस्टैब्लिश बाय लॉ, लेकिन उस प्रोसेस वो प्रोसेस अपने आप में भले ही लॉ के अनुसार हो वो सही है या नहीं है, इसको भी जज करेंगे। सो ये आर्टिकल सभी जो है आर्टिकल 21 जो फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसके तहत आती है, उन सब पर ये जो है लागू होता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एज पर एज द ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन, और ये केस को भी याद रखिए। The concept of universal human right is philosophically premised on the notion of human dignity. Which philosopher propounded it? अब यहाँ पे आप फंस सकते हैं डेविड ह्यूम, लॉक और हैबरमास, लेकिन यदि आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो आपको पता होगा कि इमैनुअल कांत जो है वो इंडिविजुअल के वर्थ को कितना वैल्यू देते हैं। वो कहते हैं हर इंडिविजुअल अपने आप में एक एंड है, मीन्स नहीं है, मतलब वो उसका वर्थ इक्वल है, और किसी भी मनुष्य को आप अपनी खुशी के लिए मीन्स नहीं बना सकते, वो खुद अपने आप में एंड है, गोल है। ये उनकी जो थॉट है कैटेगरिकल इंपेरेटिव में नहीं था, पढ़ लीजिए कैटेगरिकल इंपेरेटिव क्या है। सो इमैनुअल कांत इन्हीं के इस थॉट पे कि हर ह्यूमन इंडिविजुअल का एक इक्वल वर्थ है, इस पे ह्यूमन राइट बनी है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। Which judgment of Supreme Court of India empowered state to subcategorize SC STs to ensure equitable benefit distribution? ये क्वेश्चन इनवैलिड है, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। इनफैक्ट इसका सही आंसर इन्होंने दिया होगा ईवी चेन्नैया जजमेंट 2004, लेकिन ये उल्टा है। ईवी चेन्नैया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि स्टेट को पावर ही नहीं है SC ST की जो लिस्ट निकलती है आर्टिकल 341 342 के तहत, जिसमें प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं हर स्टेट के लिए SC और ST की लिस्ट, उसको सब कैटेगराइज, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये SC की जाति ऊपर है, ये SC की जाति हमारे यहाँ नीचे है तो हम उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है कि SC की अनेकों जातियां SC और ST की एक एक स्टेट में है, और उनमें आपस में भी बहुत इनइक्वलिटी हो गई है, तो स्टेट को ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन 2004 के ईवी चेन्नैया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया था। बाद में 2024 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट को ये पावर मिलना चाहिए। तो इसीलिए ईवी चेन्नैया केस तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन चलो इसी केस से रिलेटेड है इसलिए इन्होंने दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे अरूप बर्णवाल जजमेंट आता है, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं किसी और एग्जाम में आ सकता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक कमेटी बननी चाहिए जिसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बाद में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट ला करके इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के बाईपास कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके उसमें एक यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर आ गया, जिसकी काफ़ी अब बुराई भी की जाती है। और ये भी जो अपील में भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है कि ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। The doctrine of state given by Hegel is false and wicked doctrine of the God state was observed। मतलब कि स्टेट को आपने गॉड स्टेट बना दिया, गॉडली बना दिया, और वो भी स्टेट थोड़ा टोटलिटेरियन दिखता है। तो ये कहने वाले कि हेगल ने ऐसा करके एक फॉल्स एंड विकेड डॉक्ट्राइन दिया है, ये कौन थे? ये कहने वाले वही थिंकर थे जिन्होंने बुक लिखा है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में, कार्ल पॉपर। तो याद कर लीजिए, कार्ल पॉपर एक कंजर्वेटिव ब्रिटिश थिंकर थे जो पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग में बिलीव करते थे, और वो अपने इस बुक के लिए जाने जाते हैं। कार्ल पॉपर जो है अपने फॉल्सिफिकेशन थ्योरी के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी थ्योरी साइंटिफिक केवल तभी है जबकि उसको टेस्ट करके उसके हाइपोथेसिस या थ्योरी को फॉल्सिफाई किया जा सके। Who among the following describe democracy as the tyranny of majority? ये तो कितने ही PYQ में मैंने एनालाइज किया, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो लड्डू क्वेश्चन है एलेक्स डे टॉकवेल। लेकिन कई बार सेटर इसमें गलती करते हैं, वो JS मिल भी लिख देते हैं, क्योंकि JS मिल ने भी tyranny of majority कहा है मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी को। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि एलेक्स डे टॉकवेल इज नोन फॉर हिज बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें 1935 की बुक है, जिसमें उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी और फ्रेंच डेमोक्रेसी की तुलना की थी, और उसी में उन्होंने मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी को टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी करार दिया था। 17 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिड फासिज्म डिड नॉट सब्सक्राइब टू? तो फासिज्म जो है कॉर्पोरेटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जहां स्टेट जो है सोसाइटी के हर पार्ट को अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, सिविल सोसाइटी को भी। रेशियल सुपीरियरिटी भी उससे जुड़ा हुआ है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट तो मार्क्सिज्म से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन स्टेट के लिए, लीडर के लिए, सुप्रीम लीडर, पॉपुलर लीडर भी फासिज्म से जुड़ा हुआ है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी। हाउ डज मिशन कर्मयोगी रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स अचीविंग SDG 16, जो कि है SDG के जो 17 गोल उसमें से पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। मिशन कर्मयोगी जो 2020 में लॉन्च हुई है, वो सिविल सर्विसेज जो इंडिया में है उसकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और उसको ज़्यादा पीपल सेंट्रिक बनाने की एक कवायद है। बाय ट्रांसफरिंग सिविल सर्विसेज कैपेसिटी एंड एथिक्स, सबसे बड़ा लाइन सबसे सही, सबसे बड़ा लाइन सबसे सही। Who among the following said bureaucracy is the price of parliamentary democracy? ये तो यदि आपने मेरी गाइड पढ़ी हो या मेरी बातों को सुना हो तो इतनी जगह ये फ्रेज आया है हर्बर्ट मॉरिसन का, लेकिन आप रैम से मुइर से कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन कहा था कि ब्यूरोक्रेसी इन इंग्लैंड थ्राइव्स अंडर द क्लोक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्स। क्लोक मतलब जो लबादा होता है, तो जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट पीपल को, और उस मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे एक ताकतवर जो है चेहरा छिपा होता है, ब्यूरोक्रेसी, जो पब्लिक के सामने आती नहीं है, ना पीपल को अकाउंटेबल होती है, लेकिन सारे पावर अपने हाथ में रखती है। रेमसे मयूर मतलब क्रिटिक ब्यूरोक्रेसी के। 20 देखिए, द नेम्स एसोसिएटेड विद बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको बम्प कर सकता है, क्योंकि आप चेस्टर, बर्नार्ड एंड मैस्लो तो जरूर बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के पार्ट रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। एक तो यहाँ पे देखिए क्या इन्होंने किया है, यहाँ 1 2 3 4 करना चाहिए था तो ABCD कर दिया, एकदम मतलब बेध्यानी से बनाते हैं। तो 1 और 4 कोई नहीं है, तो यहाँ एक जो है 1 3 और 4 तो होगा नहीं। थॉमस कार्लाइल जो है एक हिस्टोरियन थे, पोलेमिक राइटर थे, मतलब क्रिटिक थे, बहुत सारी चीज़ों की क्रिटिसाइज उन्होंने की है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी भी की कि भी शायद उन्होंने इसको कंटिनेंटल न्यूसेंस कहा था, आप चेक कर लीजिएगा, कई चीज़ें उन्होंने कार्लाइल ने किया है। कार्लाइल या पिग फिलॉसफी भी शायद इन्होंने बैंथम के फिलॉसफी को कहा था। एनीवेज, लेकिन यहाँ पे JL जो मोरेनो है ये भी जुड़े जा सकते हैं, इनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको होगा, मुझे भी बहुत कम था, लेकिन मैंने जब इस पर रिसर्च किया थोड़ा सा तो ये भी सही है। तो 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहां मैच करना है, ये आसान इसलिए है, इसलिए नहीं है कि आपको पता होगा, बहुत इसमें से केवल एक पता होना चाहिए, और वो डेफिनेटली पता होना चाहिए। जो फर्स्ट बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है वो है
4 नंबर पे जो है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए पूरी बात ठीक से लिखी तक नहीं गई है, किस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। इसका मतलब सी का 4 है और एक ही ऑप्शन है जिसमें सी का 4 है, इससे ये क्रैक हो जाता है। बाकी को मैच करके याद करके ही आगे बढ़िएगा। यहाँ पे पॉल एप्पल बाय दिखते हैं और पॉल एप्पल बाय ने 1953 में इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इंडियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे इसकी पूरी एक तरह से रिसर्च की थी और एक बुक लिखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ए रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे। और उसी के बेसिस पे दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। हु डिफाइंड जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग, तो ये जो है डायलॉग जो है रिपब्लिक में, उसमें जस्टिस क्या है, सोक्रेटिस बहुत सारे जो कैरेक्टर है उससे बातचीत कर रहे हैं, उसमें थेरास मार्कुस कहते हैं कि जो स्ट्रांग के फेवर में है, इंटरेस्ट में, वो जस्टिस है। तो बिल्कुल उसको काट देते हैं सोक्रेटिस। तो थेरा मैसूस, ये भी स्टूडेंट याद कर लेते हैं, मैंने भी इसको कई बार कहा है। द एग्रेरिया मॉडल ऑफ फ्रेडरिक्स इज कैरेक्टराइज बाय, तो ये तो जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में फ्रेडरिक, जिसमें कि उन्होंने जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, जो ट्रांजिशनल सोसाइटी है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसके लार्जर सोसाइटी कल्चर से प्रभावित होता है, उसके जैसा ही मिमिक करता है, इस पे उन्होंने रिसर्च किया था, थाईलैंड, फिलीपींस और इवन इंडिया में भी। तो उन्होंने 3 तरह के सोसाइटी का अध्ययन किया था, एक एग्रेरिया है, फिर इंडस्ट्रिया है और बीच में ट्रांजिसिया है। एग्रेरिया मतलब अभी भी अफ्रीका और कई सोसाइटी जो कि बिल्कुल अभी भी खेतीहर हैं, जिनको उन्होंने फ्यूज्ड सोसाइटी बोला था, सारे जो फंक्शन है एक ही ऑथोरिटी में फ्यूज्ड होते हैं, पुराने जमाने का समझ लीजिए ट्रेडिशनल ऑथोरिटी एंड ऑल ट्राइबल चीफ। ट्रांजिसिया जो है जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो ट्रांजिसिया में है, इंडिया भी, जिसको उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा। और इंडस्ट्रिया जो है ऐसी सोसाइटी जो डेवलप कर गए हैं, उनका फोकस जो है ट्रांजिसिया पे था। जो एग्रेरिया मॉडल जो है वो क्लैन या किन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब ट्राइबल चीफ जैसे है, मतलब अभी भी बहुत ही वो पीछे के जमाने में। जो इम्पर्सनल ह्यूमन एक्शन है वो इंडस्ट्रिया के साथ है, सेकुलर वैल्यू, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। ट्रांजिसिया में इन दोनों के मिक्स दिखते हैं। जैसे उन्होंने एक सिलेक्ट कहा ना, CLECT, जहां वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सेलेक्ट की तरह दिखता है, वो बोलते हैं वो एक क्लैन और सेक्ट दोनों का एक मिक्स रूप दिखता है ट्रांजिसिया में, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। यदि आप नहीं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, तो सिलेक्ट को गूगल पे टाइप कर दीजिए, सिलेक्ट लिखिए और लिखिए रिग्स, फिर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। Which one of the following is not a leadership style given by Renessis Likert? Renessis Likert के जो 4 लीडरशिप स्टाइल हैं उसमें है एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव, बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। यहाँ पे कंसल्टेटिव को उन्होंने कंस्टिट्यूटिव बना के जस्ट आपका काम आसान कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आसान नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इस तरह से जानते नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीफ, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन पास ए सेंटेंस ऑफ डेथ। सेकंड स्टेटमेंट है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। आपको ये बहुत अच्छा नॉलेज देता है, ये आपको जानना चाहिए इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को CJM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो भी, ये बहुत छोटा एक जज होता है जो कि 7 साल तक की सजा दे सकता है, छोटे मोटे केसेस वहां पे दर्ज होते हैं। उसके पास में ना तो डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड देने का, और ना ही इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ देने के उसके पावर है। जो पहला कोर्ट जो कि ऐसा सजा दोनों दे सकता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, उसको सेशन कोर्ट कहते हैं, जहां क्रिमिनल केसेस लाए जाते हैं, लेकिन उसको भी पूरा अधिकार नहीं है। यदि किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो उसको हाई कोर्ट से जो है रेटिफाई करना पड़ेगा। जब तक हाई कोर्ट ना बोल दे कि हाँ डेथ सेंटेंस रहेगा, तब तक डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है। इसको समझिए कितना एक तरह से प्रोटेक्शन है कि डेथ सेंटेंस कोई छोटा कोर्ट ना दे दे। इसलिए दोनों इनकरेक्ट है, इसका चौथा ऑप्शन है दोनों इनकरेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? वेरी वेरी डिफिकल्ट। इनका नाम है पीटर बेनेसॉन, बेनेनसॉन। तो चलिए आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन हेनरी ड्यूनांट को जरूर, ड्यूनांट है या ड्यूनांट है, हेनरी ड्यूनांट को जरूर जानिए। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की। आप समझ सकते हैं रेड क्रॉस कितनी इंपॉर्टेंट संस्था है। तो हेनरी ड्यूनांट का नाम जान लीजिए पीटर बेनेसॉन के साथ में। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ह्यूमन राइट के लिए काम करती है, लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
विच, मैंने यहाँ पे ओके 29 चलिए, विच यूएन कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। वी ऑल नो कि यूडीएचआर जो है 1948 में आता है 10 दिसंबर को। उसके कुछ ही पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जिनोसाइड। ये एकदम छुपा हुआ इंफॉर्मेशन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसको आप गेस कर सकते हैं कि टॉर्चर, और जैसे सेडाओ जो है कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सेडाओ को शॉर्ट में कहते हैं, 1979 में आता है। टॉर्चर भी बाद में शायद आया 2000। न्यूक्लियर, ये ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन तो शायद 2018। इन सब ये इसका को तो कोई मायने ही नहीं है कि इससे जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो लेकिन क्राइम ऑन ऑफ जिनोसाइड जो है वो ठीक उसके पहले आता है यूडीएचआर के। डिफिकल्ट क्वेश्चन। Who referred to the Universal Declaration of Human Rights as the International Magna Carta for all mankind? ये कि ह्यूमन राइट यूडीएचआर जो है इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ ऑल मैनकाइंड है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आप जानते हैं तो जानते हैं। ये कहने वाली जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की वाइफ एलेनोर रूजवेल्ट, जो अपने आप में भी सोशल एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, उन्होंने काफ़ी सारे बुक भी लिखा है। तो उनका नाम एक बार जान लीजिए कि उन्होंने ऐसा कहा था। बट वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वही 10 क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट उसमें ये सब आते हैं। 31 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज कंपैरेटिव मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वी ऑल नो कि एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके 6 आइडियल टाइप फॉर्मुलेट किया था, तो एरिस्टोटल। 32 हु सेड इट इज सेफर फॉर ए रूलर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ वन कैनॉट बी बोथ। मतलब ये तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि मैकियावेली अपने बुक प्रिंस में कहते हैं कि राजा अपने जनता को कैसे काबू कर सकता है। एक तो प्यार से कर सकता है कि जनता प्यार करे राजा को, दूसरा काबू कर सकता है कि जनता डरे। अच्छा है कि प्यार से यदि काबू हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नहीं हो और यदि आपको चुनना पड़े कि प्यार से काबू करो कि फियर से, तो बेटर है फियर से काबू करो। वो कहते हैं कि रिलेशनशिप में क्या होता है कि प्यार जो है वो फर्स्ट कैजुअलिटी बनता है इंटरेस्ट का। यदि किसी को अपना इंटरेस्ट नहीं सर्व हो रहा हो तो वो प्यार को डस्टबिन में फेंक देता है, और अभी तो हो ही रहा है ना, ऐसा तो आप देख ही रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि प्यार बहुत कमजोर होता है, वो एक पतले धागे से बंधा होता है। लेकिन जो डर का धागा होता है, फियर, रिलेशनशिप में वो कभी टूट नहीं पाता है। यदि आप किसी से डर के साए से जुड़े हुए हो तो आप डर को कभी झटक नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। वो आदमी आपको पनिश कर सकता है जिससे आप डर से जुड़े हुए हो, इसलिए वो धागा आप तोड़ नहीं पाते हो। तो इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि इट इज सेफर फॉर ए रूलर टू बी फियर्ड देन लव्ड, यदि दोनों में चॉइस करना हो तो। मैकियावेली। 33 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की? कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, कभी भी उनको हटाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, जबकि वो 35 साल नौकरी करते हैं, लेकिन वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऑफिस जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उनके टर्म की, उनको प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते जब मर्जी हो। जैसे कि यहाँ पे सीएजी है, जैसे जजेज हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन सबको नहीं हटा सकते आप ऐसे। उसके लिए आपको इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस करनी होगी। बाकी सब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 से, ये आर्टिकल 148 से, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, सभी जो है प्लेजर पे काम करते हैं। Which constitutional amendment mandated that president can only declare a national emergency upon receiving a written communication or recommendation from the union cabinet? 44th amendment 1978 में आई थी जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम में। उसके पहले जो है इमरजेंसी लगी थी 42nd इमरजेंसी लगी थी 1975 में। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 352 में दो बातें ऐसी थी जिसके चलते कि लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने एक तरह से उसका यूज किया। एक तो उसमें यह था कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है बहुत सारे कारणों पे, उसमें से एक कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये तो पता नहीं कहां से आ गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो इतना वेग है कि कभी भी कोई गवर्नमेंट कहेगी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, किसान मोर्चा निकाल रहे हैं, स्टूडेंट निकाल रहे हैं, कोई भी कर रहा है तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है और नेशनल इमरजेंसी लगा दे। तो इंदिरा गांधी ने उस क्लॉज को इन्वोक कर दिया। दूसरा, उसमें कहीं यह लिखा हुआ नहीं था कि राइटिंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को।
तो उसको वर्बली जो है इंदिरा गांधी ने कम्युनिकेट किया प्रेसिडेंट को कि हम इमरजेंसी लगाना चाहते हैं बिना किसी कैबिनेट बैठक के, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को। उसको करेक्ट करते हुए 44th अमेंडमेंट 1978 में ये दोनों चीज को करेक्ट किया गया। ये भी कहा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसको हटा करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, कि यदि कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए कंट्री के अंदर तो और तब भी लग सकता है, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसकी बाबत जो है रिकमेंडेशन, सुझाव जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट राइटिंग में प्रेसिडेंट को देंगे, तभी वो प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे। 44th अमेंडमेंट। 35 देखिए, सेंट थॉमस एक्विनाज एसोसिएटेड विथ, ये आप गेस कर सकते हैं केवल लैंग्वेज से। आपको पता है कि मेडिवल काल के थॉमस एक्विनाज थे, उन्होंने 5 प्रूफ ऑफ गॉड दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? गॉड के बारे में सोच विचार करना, यही हैप्पीनेस है। और उन्होंने जो है जस्ट वॉर की भी थ्योरी दिया था। तो वो चर्च और पूरे धर्म से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पैपलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि चर्च से जुड़ा होना, ना कि वो सेकुलरिस्ट तो थे नहीं, स्टोइक तो बहुत पहले के थे, यूटिलिटेरियन भी नहीं थे, तो पैपलिस्ट स्कूल या चर्च स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए, आप गेस कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट। इन हिज बुक द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर Sayyid Ahmad identified which of the following as the main cause of the Great Revolt of 1857. ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं एक दो में, लेकिन आप गेस करेंगे तो एक्सटर्नल इंटरवेंशन वो कभी नहीं बोलते। डिफेक्टिव ब्रिटिश पॉलिसी एक्शन बिल्कुल सही लगता है, देखने से ही कि इसी के चलते हुआ होगा। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वो नहीं कर सकते हैं, और नन ऑफ द अबव। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि डिफेक्टिव ब्रिटिश पॉलिसी एंड एक्शन एकदम कॉमन सेंसिकल है कि यही उन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये सब अनदर लड्डू क्वेश्चन है, आप जानते हैं आर्टिकल 21, लेकिन इसके बहाने ये जानिए कि दिस इज द आर्टिकल ऑफ ऑन विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज ओरिजिनेटेड, या उसके ऊपर बेस्ड है। इसी आर्टिकल को एक्सपेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट से, राइट टू प्राइवेसी से लेके राइट टू clean air and environment, right to shelter, right to work, right to education and many other rights। जो fundamental right का जो एक तरह से expansion हुआ है वो right to life and personal liberty के ही दायरे के तहत हुआ है। यही वो आर्टिकल है जिसमें कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ डॉक्ट्राइन एंड ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन जो है सुप्रीम कोर्ट यूज करता है टू जज कि किसी व्यक्ति की लिबर्टी को यदि आहत किया जा रहा है स्टेट के द्वारा या किसी के द्वारा, तो इन दोनों डॉक्ट्राइन पे आप और आगे पढ़ सकते हैं इसको। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इंडिया वाज फर्स्ट रिकमेंडेड। तो जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसने इसको रिकमेंड किया था। ARC 1966 में बैठी थी, तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद 8 बार ये लोकसभा में या पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 2013 में लोकपाल बिल पास हुआ, और उसके भी कई साल बाद शायद 2019 में फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष या पिनाकी चंद्र जो हैं वो फर्स्ट लोकपाल बने, और कोई खास लोकपाल की आवाज भी सुनाई पड़ती नहीं है। 39, द आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड इन पॉलिटिकल इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विथ। ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए क्योंकि एडम स्मिथ ने इस नाम का बुक भी लिखा है, द इनविजिबल हैंड। बेसिकली वो मार्केट को इनविजिबल हैंड कहते हैं, मतलब मार्केट में जो एक व्यवस्था आती है वो कोई स्टेट सीधा इंटरवीन नहीं करता, बल्कि बायर और सेलर के बीच में जो एक मार्केट के मैकेनिज्म से जो इक्विटी आती है या इक्वलिटी आती है या न्याय आता है, वो मार्केट का इनविजिबल हैंड कहलाता है। एडम स्मिथ जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी के सबसे बड़े थिंकर माने जाते हैं, जिन्होंने 1776 में बुक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 ये कैपिटलिज्म के भी जनक माने जाते हैं, जो लिबरल कैपिटलिज्म है। हु डिस्क्राइब मिल, JS मिल, एज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। और ये कहने वाले थे इंग्लिश मोरल आइडियलिस्ट थिंकर TH ग्रीन के शिष्य अर्नेस्ट बार्कर। Who described Rousseau as the totalitarian democrat? अब ये क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें ना कार्ल पॉपर है, ना कार्ल फेडरिक है, ना आरेंट, ये सब नहीं है। इसको कहने वाले थे जैकब टैलमन, जो आप नहीं जानते होंगे। जैकब टैलमन
इज नोन फॉर हिज बुक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। इन्होंने जो है इस पे पूरा बुक ही लिखा है, और उन्होंने रूसो की जो जनरल विल है कैसे वो एक तरह का टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी को लाती है, इस पे लिखा है जैकब टेलमैन। Difficult question. The Supreme Court held in which of the following case that the preamble is not part of the Constitution of India? ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इस पर अब इतनी बहस हो चुकी है, मैंने ही कितने वीडियो में बहस किया है। 1960s में बेरूबारी केस हुआ था, कुछ इनक्लेव इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रांसफर हुए थे। उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था, और उसमें पहली बार ये बहस हुआ था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं। लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस में और फिर बाद में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेरूबारी केस के डिसीजन को पलटते हुए कहा कि नहीं, प्रेम्बल अभिन्न अंग है। AK गोपालन केस भी देख लीजिएगा, ये भी 1951 का केस है, क्या है थोड़ा देख लीजिएगा। मिनर्वा मिल केस तो 1980 का है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक तरह से बैलेंस किया गया, और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको एक तरीके से और रीट्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट केस। 43 देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट इन मैकियावेलीज द प्रिंस। प्रिंस जो है एक, मतलब यदि इन चारों में देखें, एक तो वो तो एक तरह का एडवाइस है राजा को जो नया स्टेट एक्वायर करता है कि उसको कैसे, या जो स्टेट को मेंटेन करना चाहता है कैसे वो क्या करे कि उसका स्टेट फले फूले, पॉलिटिक्स कैसे करना चाहिए, स्टेट क्राफ्ट कैसे करना चाहिए। लेकिन ये सबसे अच्छा इसका आंसर है, एंड जस्टिफाई द मीन्स इन स्टेट क्राफ्ट, जिसको आप टेलियोलॉजी कह सकते हो। टेलियोलॉजी, टेलियोलॉजी, टेलियोलॉजिकल व्यू मतलब अंत भला तो सब भला। इसका उल्टा जो है डिओन्टोलॉजिकल व्यू होता है कि जो मीन्स है वो भी उतना ही वर्चुअस, उतना ही करेक्ट होना चाहिए जितना एंड, जिसमें कि जॉन रॉल, गांधी जी, इमानुअल कांत ये सब बिलीव करते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द लीडरशिप कंटिजेंसी मॉडल। अब ये तो मतलब डिफिकल्ट है आप लोग के लिए, वैसे यूजीसी नेट के लिए आसान है। डिफरेंट जो है लीडरशिप के मॉडल हैं या थ्योरी है, उसमें कंटिजेंसी मॉडल ये कहता है कि लीडर को जो सिचुएशन है, जो जो अराइज करता है, उसके अनुसार से अपना लीडरशिप स्टाइल को जो है एडजस्ट करना चाहिए। ये देने वाले जो है फिडलर थे, फ्रेड फेडलर कंटिजेंसी मॉडल, और इसको पढ़ सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर क्या है? हर्जबर्ग जो है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ये जाने जाते हैं अपने हाइजीन थ्योरी के लिए, या टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं इसको। टू फैक्टर इसलिए कि इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर होते हैं उनके लिए दो तरह के फैक्टर हम अलग कर सकते हैं। एक फैक्टर वो हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये डिससेटिस्फैक्शन को रोकते हैं, मतलब इट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, उसको उन्होंने कहा हाइजीन फैक्टर। मतलब यदि आप ये नहीं दोगे तो वर्कर डिससेटिस्फाइड होंगे, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, घट जरूर सकती है। दूसरा उन्होंने कहा मोटिवेशनल फैक्टर हैं, जो कि सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। हाइजीन फैक्टर में सैलरी आती है, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, क्वालिटी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशन विद पीयर्स, ये सब आते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर में अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, अवार्ड, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब से जुड़ा हुआ जो आपको एक इनरिचमेंट होती है, एडवांसमेंट, ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब आती है। मतलब इन दोनों को मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए। ये यदि होगी तो डिससेटिस्फेक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, लेकिन एक लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी, और ये यदि होने से ऊपर जाएगी। यदि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर है, और ये इस पे आप सोच सकते हैं कि सैलरी होगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसमें ऑप्शन है कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर। 46 देखिए, जेरेमी बेंथम्स प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे सही स्टेटमेंट, द बिलीव दैट लॉ शुड मैक्सिमाइज हैप्पीनेस एंड मिनिमाइज सफरिंग। ना ही केवल लॉ, लेकिन कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन ओवरऑल हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहिए और पेन को घटाना चाहिए। यही यूटिलिटेरियनिज्म है। बेंथम। 47. Which of the following is a key characteristic of sovereignty as described by Jean Bodhi? जीन बोधी जो है वो फ्रेंच लीगलिस्ट ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने बुक लिखा था 1576 में, द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक। उसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने सॉवरेंटी, जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी होती है, उसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या की, और मॉडर्न काल में फर्स्ट थिंकर माने जाते हैं जिन्होंने
पॉलिटिकल सॉवरेंटी या लीगल सॉवरेंटी टाइप की। वैसे तो लीगल सॉवरेंटी के फर्स्ट जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं, लेकिन सॉवरेंटी एज सच पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट थिंकर आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा लाइन, सबसे सही स्टेटमेंट, द एब्सोल्यूट एंड इनडिविजिबल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी। उन्होंने सॉवरेन ऐसा परिकल्पना की जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, इनडिविजिबल है, इनवायलेबल है, और वो कोई बांटा नहीं जा सकता, इंडिविजुअल है, एक अथॉरिटी में निहित है। उन्होंने ये भी कहा था हॉब्स की तरह कि जो सॉवरेन है उसको कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द स्टेट इज प्राइमरली, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, ए state, capitalist state, is a tool or instrument used by the ruling class to maintain their economic dominance. इसको हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी कह सकते हैं, विच डिफर फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू टेकन बाय लुई अल्थुजर एंड निकोलस पोलिंजा लेटर ऑन। हैंस मर्गनथाउज पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, जो एक सेमिनल बुक है 1948 में, जिसमें कि कंटेम्प्रेरी काल में क्लासिकल रियलिज्म की सबसे बड़ी बुक कह सकते हैं आप हैंस मर्गनथाउ, जिसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिया। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट बेस्ट समराइजेज हिज सेंट्रल थीसिस इन दिस बुक, या क्लासिकल रियलिज्म की सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, पॉलिटिकल बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। ओनली इंटरेस्ट एंड पावर, यही दो इंपॉर्टेंट इंटरप्लेइंग फैक्टर हैं जिससे पॉलिटिक्स या एक स्टेट का बिहेवियर या स्टेट का एक्शन इंटरनेशनल रिलेशन में गाइडेड होता है। नेशनल इंटरेस्ट एंड उसके पास कितनी पावर है। क्लासिकल रियलिज्म, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज रिपब्लिक, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फिलोसोफर किंग, तो सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे सही ऑप्शन, टू रूल, उनका काम है टू रूल विथ विजडम एंड नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स, ऑफ द फॉर्म मतलब आइडिया, नेचर ऑफ बीइंग, स्पेशली द फॉर्म ऑफ द गुड, फॉर्म ऑफ द गुड सन के जैसा है, जिससे सभी अदर फॉर्म जो है वो सुशोभित या एक तरह से दीप्यमान होते हैं हिंदी में, उससे जो है इनलाइटेंड होते हैं। जो फॉर्म ऑफ द गुड इज द फॉर्म, तो उसके अनुसार से जो है वो शासन करे। फिलोसोफर किंग, प्लेटोज रिपब्लिक। इन 51 देखे, इन पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल, जैसे उन्होंने लिखा रिपब्लिक प्लेटो ने, तो एरिस्टोटल उनके शिष्य ने लिखा द पॉलिटिक्स, द फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, द पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ट्रू एंड परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। उन्होंने 6 टाइप आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जिसमें एक जो है वो अच्छा फॉर्म है और एक उसका परवर्टेड। जैसे कि अच्छा फॉर्म है रूल बाय वन, मोनार्की, और उसका परवर्टेड है टिरेनी। देन रूल बाय फ्यू है अरिस्टोक्रेसी, और उसका परवर्टेड फॉर्म है ओलिगार्ची। देन रूल बाय मेनी जो है वो है अच्छा फॉर्म है पॉलिटी, और उसका परवर्टेड फॉर्म है डेमोक्रेसी। तो ये उन्होंने 6 टाइप का दिया था। अब यहाँ पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एरिस्टोटल्स बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो है पॉलिटी। और ये वो पॉलिटी नहीं है, ये मिक्सचर है एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का, इन दोनों का मिक्स करके जो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी नाम उन्होंने पॉलिटी ही दिया था। दैट फॉर हिम इज द बेस्ट प्रैक्टिकल form of government or constitution. 52. Which human rights principle prohibits the forced return of refugee to countries where they may face persecution? For example, मान लो कि सीरिया में कुछ लोग जो है भाग के इंग्लैंड चले गए, इसलिए क्योंकि यदि वो सीरिया लौटेंगे तो उनको वहाँ कत्ल कर दिया जाएगा वहाँ के स्टेट। तो जो एक ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है इंटरनेशनल रिलेशन, उसको कहते हैं नॉन रिफॉल्मेंट, उसके तहत इंग्लैंड उनको सीरिया नहीं भेजना चाहिए। ये बात जो है आर्टिकल 33 जो है 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन, याद रखिए कि इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, याद रखिएगा, उसके तहत जो है ये हर स्टेट बाउंड है जो इसको साइन किया है कि यदि किसी रिफ्यूजी को यदि आप उसे कंट्री भेजते हैं और वहां उसके जान को खतरा है तो ना भेजें, आप उसको जबरदस्ती नहीं भेज सकते। नॉन रिफॉल्मेंट, और ये कई एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन अब उतना डिफिकल्ट नहीं रह गया, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है। 53. Which amendment of the Indian Constitution introduced the anti-defection law? ये अगेन एक लड्डू क्वेश्चन आता है, राहत की सांस आप ले सकते हैं। 52nd अमेंडमेंट 1985 में राजीव गांधी के टाइम में, और ये जोड़ता है 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में, एंटी डिफेक्शन। 54. गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय मीन, सर्वोदय का हिंदी में मीनिंग होता है सर्व उदय, सबका भला, वेलफेयर ऑफ ऑल।
55, the judicial control over administration stem from the doctrine. Which doctrine? ये क्वेश्चन वेग है। वैसे सबसे अच्छा जो जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिट के थ्रू होता है, मंडमस, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जस्ट लाइक एनी एक्ट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय कोर्ट, क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू के तहत उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कसौटी पे कसा जाता है जैसे कोई एक्ट या अमेंडमेंट, और यदि वो नहीं हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो उसको डंप कर दिया जाता है यदि कोई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो। मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकला और वो राइट टू इक्वलिटी को बाधित कर रहा है, तो वो जुडिशियल रिव्यू में वो नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड requires that every member of an organization should report to. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि जो सबॉर्डिनेट है, बहुत सारे सबॉर्डिनेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का, किसी भी सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस दुनिया में है। मतलब एक सबॉर्डिनेट दो बॉस को रिपोर्ट नहीं करता है। यदि ऐसा होगा तो वो यूनिटी ऑफ कमांड टूट जाएगी। जैसे कि फ्रेडरिक टेलर ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप का, वो सीधा जो है यूनिटी ऑफ कमांड को काटता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि एक सबऑर्डिनेट का दुनिया में एक ही बॉस है, ओनली वन लीडर है। इससे एक उल्टा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक जो बॉस है उसको डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करते हैं, कितने सबऑर्डिनेट कंट्रोल करता है, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बहुत सारे फीचर हैं। ये डिवीजन ऑफ जॉब, ये डिवीजन ऑफ रोल, ये डिवीजन ऑफ वर्क पे आधारित है, ये इम्पर्सनल है, ये मेरिटोक्रेसी पे आधारित है, कैरियर ओरिएंटेड है, स्पेशलाइजेशन है, इसमें रैशनल लीगल अथॉरिटी है एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे एक देखेंगे पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, ये तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है। हिरार्की है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल और मेरिट बेसिस है, मेरिटोक्रेसी है, असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूटीज है। द महद सत्याग्रह लेड बाय अंबेडकर इन 1927 किसके लिए था? महद सत्याग्रह बेसिकली जो है एक पब्लिक टैंक था, उससे पानी जो है वो दलित को नहीं लेने दिया जाता था। ऐसा तो कई जगह, अभी भी कई जगह ऐसा होता है, फिल्म में आप देख सकते हो। उसके अगेंस्ट में महद सत्याग्रह की गई थी। आप चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, टेम्पल इंट्री से इसमें नहीं था, कालाराम टेम्पल इंट्री अलग थी, तो यही होगा, लेकिन फिर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। 59 देखिए, माइकल वॉल्जर, वी ऑल नो हिम एज ए लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें बेसिकली सबसे जो बड़ा लाइन है, अगेन वो सबसे सही लाइन है, आप सब जगह इसको यूज कर सकते हो। डिफरेंट सोशल गुड्स रिक्वायर डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल टाइड टू देयर सोशल मीनिंग। मतलब बेसिकली उन्होंने कहा था कि समाज में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन होते हैं और उसमें अलग अलग रूल से जो है वो प्राइमरी सोशल गुड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इससे जो इक्वलिटी होगी वो कम्प्लेक्स होगी, लेकिन वो एक रूल पे आधारित नहीं होगी जो कि ऐसे नॉर्मली लिबरलिज्म में की जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ये अगेन एक लड्डू टाइप क्वेश्चन है जो आपको थोड़ी राहत दे सकता है। वी ऑल नो कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, बंगाल रेनेसा, ये सब जो है हमने टाइटल जो दिया है वो राजा राम मोहन रॉय को दिया है। 61, जेंडर इज नॉट समथिंग वी आर बट समथिंग वी डू, इट इज समथिंग वन परफॉर्म्स रादर देन possesses. Which feminist thinker? ये जेंडर एंड एज परफॉर्मेंस या इसको जेंडर एज परफॉर्मेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है जूडिथ बटलर के साथ है, वो ये कहती हैं कि बेसिकली एक रोल हमें निभाने औरतों को कहा जाता है द मोमेंट एक बच्ची गर्ल चाइल्ड पैदा होती है। और ये रोल जो है नाटक में रोल निभाने से अलग है, क्योंकि वहाँ पे वो टेम्प्रोरी होता है कुछ समय के लिए और आप अपने फुल ओरिजिनल में आ जाते हो। यहाँ पे कभी आप अपने ओरिजिनल में नहीं आ सकते हो, आपको कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग वो रोल निभाना पड़ता है। और वो रोल जो है वो जेंडर रोल है कि आपको शर्माना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, आप में ये भावना होनी चाहिए, आपको ऐसे एक्ट करना है, लाइक दैट। Judith Butler. Judith Butler is known for her book Gender Trouble 1990. 62, the implementation of reservation in private educational institution was ruled unconstitutional by which Supreme Court judgment? ये बेहद डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार जान जाए तो दूसरे एग्जाम में आपको फायदा हो सकता है। और ये केस था इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो नॉन माइनॉरिटी अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो
वहाँ पे मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन इन एडमिशन नहीं हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये राइट टू फ्रीडम जो है ट्रेड करने का, बिजनेस करने का, किसके तहत है? आर्टिकल 19(1) जी के तहत देख लीजिएगा, वो उसको बाधित करता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन खासा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस टाइप का यदि रीजन रिजर्वेशन हो तो गो विथ ए, यदि बहुत वेग लगे। द इशू ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स इन कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस देन इज जनरली एक्नॉलेज। ये कौन बोलेगा नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन इतना आसान नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है इसलिए सही है। लेकिन रीजन और इंटरेस्टिंग इसको बना देता है। द डुअल रोल अप्रोच टू डिसेंट्रलाइजेशन इज ए काइंड ऑफ रिहर्सल ऑफ द एरिया फंक्शन डाइकोटमी इन ए न्यू सेटिंग। ये कहीं से उन्होंने कॉपी पेस्ट लिया है किसी बुक से। बेसिकली क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से कंस्टिट्यूट किया जाता है या अरेंज किया जाता है। एक है एरिया के बेसिस पे, जैसे आप मान लीजिए आप बोलोगे कि बंगाल में मेरी ऑफिस है, बिहार में है, लाइक दैट। एक फंक्शन के बेसिस पे कि एक मार्केटिंग है, हमारी ऑपरेशन है, या आफ्टर सेल्स सर्विस है, लीगल है। और जो फंक्शन है वो एरिया को कट कर सकता है। जैसे कि एक यदि मान लीजिए आपका मार्केटिंग हेड है तो पूरे इंडिया को देख रहा है या ईस्टर्न रीजन को देख रहा है, तो फंक्शन वर्सेस एरिया में ऑलवेज जो है ये प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे अरेंज करें। कहीं कहीं फंक्शनल होता है, कहीं एरिया के बेसिस पे। अब डिसेंट्रलाइजेशन में भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे पंचायती राज है, तो एक तो ये एरिया अप्रोच भी है कि अपने गांव या ग्राम पंचायत इसके एरिया का वो ख्याल रखेगा, लेकिन कई जो है फंक्शन भी यहाँ पे टकराते हैं। अब वहाँ पे कुछ जो पंचायत में ऑफिसर बैठे होते हैं, कोई वाटर डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको केवल अपना फंक्शन वाटर से मतलब होता है, तो इसमें जो है एक टक्कर भी होती है। मतलब डुअल रोल है फंक्शन, और इनको भी, पंचायत को भी कई फंक्शनल अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये भी जो है एक सही है, और ये इसका लगभग रीजन भी कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि अच्छा है कि आप ए के लिए ही जाइए। 64, अकॉर्डिंग टू whom was fascism a passive revolution? ये एक हायर लेवल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट। पैसिव रिवॉल्यूशन ग्रामस्ची का कॉन्सेप्ट है। एंटोनियो ग्रामस्ची जो नियो मार्क्सिज्म या कल्चरल मार्क्सिज्म के फादर माने जाते हैं, उनका ये कहना था कि एक तो रिवॉल्यूशन एक्चुअल होती है जो नीचे से आती है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास करेगा, पूरे व्यवस्था को उलट देगा, जैसे कि चाइना में हुआ, जैसे रसिया में हुआ। एक होता है पैसिव रिवॉल्यूशन, जिसमें जो इलीट क्लास होती है, इसको टॉप डाउन आप रिवॉल्यूशन कह सकते हो। जो इलीट क्लास हैं वो खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने व्यवस्था को ऐसे बदल डालते हैं कि उसके ऑथोरिटी को बहुत सालों तक अब चैलेंज ना किया जाए। वो थोड़ी बहुत जो राहत है या थोड़ी बहुत कंसेशन जो है वो प्रोलेटेरिएट क्लास, नीचे वर्कर क्लास को दे देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं, रूल बदल देते हैं, व्यवस्था बदल देते हैं। ये सारा कुछ इतने कंट्रोल्ड वे में किया जाता है कि जिससे कि उनका वर्चस्व खत्म नहीं हो। इसको उन्होंने पैसिव रिवॉल्यूशन कहा, ग्रामस्ची। यहाँ पे हैबरमास दिखते हैं कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के जनक, पब्लिक स्फेयर के जनक, और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के जनक, फ्रैंकफर्ट स्कूल के। यहाँ तो लेनिन दिखते हैं जिन्होंने कि एक्चुअल रिवॉल्यूशन किया, और मार्क्स दिखते हैं जिनसे हट करके ग्रामस्ची ने अपनी कल्चरल मार्क्सिज्म टाइप के चीज़ों को प्रतिपादित किया या प्रोपाउंड किया। ग्रामस्ची आपको पता है कि हेजोमनी के लिए जाने जाते हैं। यदि एक वर्ड है जिसके लिए वो जाने जाते हैं तो हेजोमनी। 65, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए सबअल्टर्न स्कॉलर? सबअल्टर्न पहले क्या, अभी हम लोग ग्रामस्ची के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रामस्ची ने इस वर्ड को कॉइन किया था। सबअल्टर्न वो तबका है समाज का जो दबा है, कुचला है, मार्जिनलाइज है, जो सदियों से जो पिछड़ गया है। इसमें इवन वुमेन भी आ सकती हैं, दलित आ सकते हैं, बैकवर्ड क्लास, कास्ट और उस तरह के लोग आ सकते हैं सबअल्टर्न। सबअल्टर्न जो स्टडीज है वो एक बहुत ही रिसेंट काइंड ऑफ स्टडी है, जो कि थोड़ी बहुत जो है वो नियो मार्क्सिज्म से भी प्रभावित है, पोस्ट कोलोनियलिज्म भी से भी प्रभावित है। इसके जो फाउंडर थिंकर हैं वो रणजीत गुहा हैं, और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक भी हैं, और यहाँ पे डेविड हार्डीमैन है। इनके बारे में मैं तो जानता नहीं, लेकिन विवेक छेबर डेफिनेटली जो है नहीं है सबअल्टर्न के, तो ये आप चुन सकते हैं। बट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे डेविड हार्डीमैन एंड विवेक छेबर में। लेकिन इसी बहाने इस बुक को जरूर याद कर लीजिए, गायत्री स्पिवाक की कैन द सबअल्टर्न स्पीक, वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल बुक ऑन सबअल्टर्न। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक पोस्ट ट्रूथ? ये अभी बहुत ही ये
रिलेवेंट काइंड ऑफ थॉट है पोस्ट ट्रूथ, जो इंडिया में भी हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है, और इसके वन ऑफ द जनक तो ट्रंप ही हैं। पोस्ट ट्रूथ जो है, ये तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये थॉट जो है एक बुक में, इसी नाम की बुक जो है ली मैकलटायर ने लिखा था, उसमें उन्होंने दिया है पोस्ट ट्रूथ, इसी नाम की बुक भी लिखा। पोस्ट ट्रूथ मतलब एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या है। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई 4 दिन की, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, किसी मीन्स की जनरल कॉमन पब्लिक को, कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। वो वेट भी नहीं कर रहा है, और बस सोशल मीडिया पे लिख दिया कि कराची पे अटैक हो गया और हमने हड़प लिया और ये कर लिया। तो मतलब कि जो हमारा इमोशन है, जो अपील है, जो हम सुनना चाहते हैं, वही कोई सुना रहा है, तो हम उसको खुश हो रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। बोलने वाले को भी पता है कि वो सच नहीं है। मतलब हम लोग सब पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रह रहे हैं। व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि हमने कराची ले लिया, हम खुश हो रहे हैं। बस खुश होने के लिए हम एक अपनी इमेजिनरी दुनिया में है, उसी दुनिया को टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं, उस दुनिया में हम हैप्पी महसूस कर रहे हैं, हमें पता होते हुए भी कि हम पोस्ट ट्रूथ में रह रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड इज क्रिएटेड by the unfortunately by the social media, most of the social media, and now also mainstream media, जो कि बहुत ही disturbing है। post truth, ली मैकलटायर। South Ossetia is an autonomous republic that declared its independence in 2008। किस कंट्री से? ये इतना डिफिकल्ट है, यदि आप जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जॉर्जिया जो एक समय में यूएसएसआर का पार्ट था, उसका देखिए ये जो पोर्शन है, इसने 2008 में जॉर्जिया और रसिया में लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये जो है इंडिपेंडेंट हो गया था, और इसको जो है रसिया ने एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र मान लिया था, लेकिन किसी और कंट्री ने नहीं माना, तो वो ऐसे ही रह गया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया। 68 देखिए, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन ऑफ राइट? हम लोग सभी जानते हैं, ये स्टार क्वेश्चन है। जनरेशन ऑफ राइट्स जो है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हम लोग सब जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है, एंड थर्ड जनरेशन जो है ग्रुप राइट है, जिसमें कि आप ग्रुप डिफरेंट जो कलेक्टिव ग्रुप हैं, लाइक माइनॉरिटीज हैं या एबोरिजिनल हैं, इसके अलावा जो न्यू राइट्स हैं, लाइक राइट टू डेवलपमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट एंड ऑल हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसको किसने पहली बार कॉन्सेप्चुलाइज किया, इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप एक बार जान जाएं तो आगे आपको कई एग्जाम में फायदा होगा। ये कैरल वैसेक थे। कैरल वैसेक ने किस बुक या आर्टिकल में ये कहा होगा, ये भी आपको जानना चाहिए। जुर्गन हैबरमास, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्फीयर। मैंने कहा कि वो कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बुक लिखा है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जुर्गन हैबरमास। इज ऑल्सो नोन फॉर, इसी बुक में उन्होंने पब्लिक स्फीयर की बात की है। सबसे लंबा लाइन, सबसे सही, the realm of social life where individuals can freely exchange ideas and influence political action। वो जो पब्लिक स्फेयर है, जहां पे कि बिना डर भय के एक इक्वल बेसिस पे आप अपनी बात कह सकते हैं, और वहां पे आप एक तरह समझिए कि अपनी ओपिनियन से कंट्री में कुछ पॉलिसी चेंज एंड अदर कर सकते हैं। सोशल मीडिया कुड हैव बिकम द पब्लिक स्फेयर, लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा, वो तो पोस्ट ट्रूथ का अड्डा बन गया है, भ्रामक चीजों फैलाने का, तो वो पब्लिक स्फेयर हम लोग लूज कर रहे हैं। In Orientalism, Edward Said argues that West constructed the East as। एडवर्ड सेड ने एक बुक लिखी, एडवर्ड सेड खुद फिलिस्तीन के थे, उन्होंने 1978 में एक बुक लिखी ओरिएंटलिज्म, जो बहुत ही फेमस बुक बनी। इसमें उनका मेन थेसिस ये था, जो सबसे बड़ा लाइन है, कि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, जो उसके स्कॉलर है, वो ईस्टर्न वर्ल्ड को इसलिए स्टडी नहीं करते कि समझ सकें कि ईस्टर्न वर्ल्ड में क्या ब्यूटी है, उनकी एकेडमिक्स में क्या खूबी है, उनके सिविलाइजेशन में क्या अच्छाई है, बल्कि इसलिए स्टडी करते हैं कि उसको बाइनरी अपोजिशन में वेस्टर्न के अगेंस्ट नीचा रख सके, कि ये ऑक्सीडेंटल कल्चर है, ये ओरिएंटल कल्चर है, ये बेकार है, ये बारबेरियन है, ये असभ्य है, इनकी सिविलाइजेशन खराब है, इनमें लिटरेचर में कुछ दम नहीं है, पोएम में कुछ नहीं है, एंड लाइक दैट। मतलब एक तरह का कल्चरल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए जो ओरिएंटल स्टडी की जाती है, उसको उन्होंने ओरिएंटलिज्म कहा, वेस्टर्न थिंकर के द्वारा। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इनफैक्ट इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। बाकी जो है मैं टाइम के बचत के लिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं सब्जेक्टिव को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं नेट पे जा करके देख के। यदि मौका लगा तो कभी इस सब्जेक्टिव को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, कट ऑफ इसमें लो जाएगा, क्योंकि ये पेपर उतना आसान नहीं है। यदि 45 से कोई अधिक यदि कोई स्टूडेंट करता है, तो मेरे अनुसार से 50 से ऊपर तो बहुत अच्छा चांस है, 45 के ऊपर भी आप कंपिटिटिव हो।
यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। जैसे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज सबअल्टर्न रियलिज्म, इसमें मोहम्मद अयूब ने इसको दिया है। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट स्टेट सॉवरेंटी, कितनी बार हम लोग चर्चा किया। द राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट, of course it empowers citizens, but it is essentially redefines the concept of accountability. why to is why is the study of comparative politics important in present time, और भी important हो गया। डिस्कस द बाजार कैंटीन मॉडल जो फ्रेडरिक्स की है प्रिज्मेटिक सोसाइटी के लिए। मंडला थ्योरी कौटिल्या की एक्सप्लेन करने कहा गया है। व्हाट आर द व्यूज ऑफ मैरी पार्कर फॉलोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आपको पता है कि डोमिनेंस, कंप्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन, उन्होंने 3 कहा था, इंटीग्रेशन को उन्होंने आगे बढ़ाया था। व्हाट फैक्टर्स एक्सप्लेन्स इंडियाज डिसीजन नॉट टू साइन द यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, क्यों नहीं किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे जो याद आता है, एक बार मैंने पढ़ा था कि जो पार्टीशन से जो माइग्रेशन हुई थी उसको शायद इसमें नहीं मान्यता दी जा रही थी, इसके विरोध में इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। व्हाट इज जुडिशियल ओवर रीच, आपको जब लगे कि जुडिशरी, जैसे अभी प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो पॉकेट वीटो को उन्होंने डिफाइन किया, यहाँ कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ओवर रीच है। जब आपको लगे कि जुडिशरी एज ए ऑर्गन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ी छाने की कोशिश कर रही है, तो जुडिशियल ओवर रीच है। जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, इन सब के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम, ऐसा कई बार फील होता है पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, ना कि जनता को, कि जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। रिवीजन क्लासेज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं नेट जेआरएफ का, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब ज्वाइन करते हैं। ये है इसका बहुत लंबा सा जो जीमेल एड्रेस है, पॉल साइंस हेल्प नेट जून 25, लेकिन बहुत स्पष्ट है पॉल साइंस हेल्प, तो यहाँ पे HELP है, सॉरी पॉल SCHELP। आई होप कि आप इस गलती को सुधार लेंगे। POLSC हेल्प नेट जून 25@gmail.com। और यदि आप वेस्ट बंगाल SLST, जिसके लिए कि हम लोग एक बैच फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि NFA स्टूडेंट आ जाए, इसमें 40,000 वैकेंसी टीचर के निकले हैं, उसकी सिलेबस बहुत ही अलग जैसी है, तो उस पर एक क्रैश कोर्स की डिमांड की गई थी, तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे आप भेजें। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे चलिए किसी और एक वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर।